उनके स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्टदेव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण विष्णु द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। ये हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो उपलब्ध होता है एक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति हम यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के सौजन्य से आपके तक हम पहुंचा पाने में समर्थ हो। तो चलिए हम दैनिक पंचांग के प्रभाव को ले चलते हैं। पुनः आपको बता दें कि प्रस्तुति हम नित्य प्रस्तुत क्या करते हैं। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं दैनिक पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से लिए जाते हैं और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाई जाती है। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं और जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी प्रस्तुति में से हम पहले भाग को लेकर पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके लिए नित्य हम लघु पंचांग जो आपके सुझाव के अनुरूप है वह भी हम प्रस्तुत अलग से करते हैं। दूसरा भाग नक्षत्र के अनुसार आज के तारीख क्या कह रहे हैं विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातकों के लिए, इसे चंद्र बलम तारा बलम कहते हैं और यह तारा बलम बोलते हैं पद्धति पर आधारित है जो यह बताता है कि पूरे जीवन काल में किसी भी जातक का कौन से ग्रह शुभ फल देंगे, कौन से ग्रह शुभ फल देंगे, जिससे हम दशा महादशा का फल जान सकते हैं, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल जान सकते हैं और विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं, कितने मददगार हो सकते हैं, कितने लाभदायी हो सकते हैं, ये सारी बातें हम इनसे जानते हैं। तीसरा भाग विभिन्न राशियों में जन्मे जातकों के लिए आज का दिन कैसा होगा, शुभता अशुभता के क्या संकेत है जिसे नक्षत्र बलम कहते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। चौथा भाग आज का चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष मुहूर्त ज्योतिष है और यह किसी भी कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य दैनिक कार्य हो, विशेष कार्य हो, पूजा पाठ हो, जब तक साधना तंत्र मंत्र हो या पहली बार किए जाने वाले कार्य हो, ग्रहों से संबंधित कार्य या ऐसा कोई भी कार्य जिसमें शुभता है, इन सभी के लिए उपयोगी। इसलिए इसकी प्रस्तुति हमने यूट्यूब पर अलग से हिंदी और अंग्रेजी में भी प्रस्तुत किया है, तो ज्ञानवर्धक वो है और साथ ही साथ उपयोगी भी। चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी अच्छा हो गया। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंकों के अंक में जन्म लेकर अंकों को जानने और पहचानना, अंकों को समझना, अंकों के अनुरूप कार्य करना और अंकों को किन अंकों से बचना, किन अंकों को कैसे उपयोग करना, ये सभी बातें प्रस्तुति में, छोटी सी प्रस्तुति में और साथ ही साथ किसी भी माह की विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक शुभता के संबंध में क्या संकेत थे, ये सारी चर्चाएं इसी प्रस्तुति में। इस प्रकार पांचों भाग प्रस्तुति का महत्वपूर्ण होने वाला है, ज्ञानवर्धक होने वाला है, रोचक तथा उपयोगी होने वाला है। इसलिए हमारे साथ आप बने रहे आगे से अंत तक और इस प्रस्तुति का लाभ उठाएं। ये प्रस्तुति जय श्री राम में आगे बढ़ने के पूर्व जय श्री राम का नाम लेकर हम आगे बढ़ते। जय श्री राम और आपका स्वागत है प्रस्तुति।
लघु पंचांग से संबंधित जो प्रस्तुति है पहला भाग में, वो हम थोड़ा तेज गति से चलेंगे ताकि समय आपका कुछ बच सके। आज का दिनांक 27 दिसंबर 2025, माह पौष, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वासु, विक्रम संवत 2082 कलाई, और कलयुग का पांचवा 124वां वर्ष। आज का शुभ दिन 6:34 पर, सूर्यास्त 5:07 पर, सनराइज एट 6:34 AM, सनसेट एट 5:07। आज का दिशा से पूर्व है, फिर भी अब इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई, तो अदरक या उड़द की दाल का सेवन कर यात्रा में सुखता। पंचांग के पांचों वार शनिवार, और तिथि प्रातः 1:09 सप्तमी, तत्पश्चात अष्टमी। नक्षत्र प्रातः 9:09 तक पूर्वा भद्रा, उसके बाद उत्तरा भद्रा, और योग अपराह्न 12:22 तक व्यतिपात, तत्पश्चात प्रज्ञा। शरद दिन के 1:09 तक बनिश, उसकी भद्रा, और यह देर रात्रि मध्य रात्रि से 10:39 तक रहेगा, तत्पश्चात सब। पुनः बता दें, करण दिन के 1:09 तक बनिश, तत्पश्चात देर रात्रि मध्य रात्रि 10:39 तक भद्रा, दृष्टि, और तत्पश्चात सब। तो ये रहे हमारे पंचांग के पांचों महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं, तो भोलेनाथ का वास का है और उनकी शुभता कैसे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ आज जब तक सप्तमी तिथि है भोजन पर है, तत्पश्चात अष्टमी तिथि होने पर वह संसार में है, क्योंकि मुख्य शुभ नहीं है। आज का भोलेनाथ का वास शुभता का संदेश नहीं दे रहे। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:30 से 12:12 तक। मृतकाल कल भोर में 4 बजे से 5:34 तक। त्रिपुष्कर जो प्रातः 6:34 से 9:09 तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:36 से 2:18 अपराह्न तक। गोधूली विजय संध्या 5:05 से 5:32 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त 11:24 से मध्य रात्रि से 2:18। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 9:12 से 10:32 तक। बुली काल प्रातः 6:34 से 7:53 तक। यमगंडा प्राण 1:10 से 2:29 तक। रात्रि वर्ज मुहूर्त रात्रि 6:35 से 8:09 रात्रि तक। और भद्रा अपराह्न 1:09 से मध्य रात्रि 0:39 तक। पंचक प्रातः 6:43 यानी सूर्योदय से कल रात्रि कल रात्रि 7:41। आज का पंचक अति अशुभ है, और भद्रा का वास भी मृत्यु लोक में है, जो कि शुभ है। तो ये रहे हमारे पंचांग के हमारे एक महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ। और ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो चंद्रदेव राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए हैं। अंश के अनुसार इनकी शक्ति कम है। बुध देव तथा बृहस्पति देव और शनि देव का भी अंश के अनुसार से कमजोर अवस्था में है। मंगल देव तथा शुक्र देव अस्त है। बृहस्पति देव वक्री चल रहे हैं। राहु देव केतु देव हमेशा बदली रहे। राशि के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र राशि में 3 ग्रह है, शत्रु राशि में 2 ग्रह, स्वर्ण राशि में 4। बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5। चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह।
नक्षत्र के अनुसार ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। शत्रु के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, सब नक्षत्र में 4 ग्रह हैं और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं। बुधदेव, बृहस्पति देव और राहुदेव। शुक्र और केतु ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो अपने नक्षत्र का परिवर्तन कर रहे हैं, यानी शुक्र केतु के नक्षत्र में और केतु शुक्र के नक्षत्र। इस प्रकार बृहस्पति के नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, केतु के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, शुक्र के नक्षत्र में 2 ग्रह हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल और शनि के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह है और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। आज किसी का ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है, तो अब आपको ले चलते हैं आज के नक्षत्र क्या फल दे रहे हैं। विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए आज क्या संकेत निकला है, इसे हम ताराबलम कहते हैं। आपके समक्ष एक सारणी प्रस्तुत है ताराबलम। ताराबलम के समक्ष जो नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा जिस नक्षत्र में उससे संबंधित वह दर्शाता है। वही चंद्रमा जिस जन्म कुंडली में जिस नक्षत्र में है वह ताराबलम के नीचे नक्षत्रों के नाम सूचीबद्ध है। इससे हम कोई भी जातक अपने नक्षत्र को पहचान कर और हॉरिजॉन्टली बढ़कर जहां नक्षत्र चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उसको मिलाकर आज का दिन शुभता अशुभता देखी जाए। उदाहरण स्वरूप मृगशिरा और चित्रा शर्मिष्ठा नक्षत्र में यदि चंद्रमा हो और जातक का जन्म आद्रा स्वाति और शतभिषा हो तो दोनों के का मिलान जहाँ होता है वह अति मित्र की स्थिति बनती है। जिसको तारे आपके लिए हमारे लिए कुछ कुल 9 तरह के परिणाम दे सकते हैं और ये 9 तरह के परिणाम है जन्म, संपट, विपत, क्षीण, प्रत्यय, साधन, नैतिक, मित्र और तिलक। इस तरह की शुभता अशुभता के बारे में बताते हैं। यदि हमारा आज का तारा संपत में क्षीण, साधक, मित्र या तिलक हो तो शुभता को संकेत देते हैं। वही जन्म, विपत, प्रत्यय और नैतिक हो तो अशुभता की तरफ संकेत देते हैं। इसमें मित्र और तिलक अति शुभ और नैतिक अति अशुभ। जब भी शुभता आज का संकेत शुभता का संकेत दे रहा हो तो हमें उत्साह से पूर्वक दैनिक कार्य करना चाहिए। साथ ही साथ शुभ कार्य जो हम आरंभ कर चुके हैं वह भी उसका भी निष्पादन हमें करना चाहिए। साथ ही साथ नए काम को हम आरंभ कर सकते। वही यदि आज के तारीख जन्म, विपत, प्रत्यय या नैथनिक हो अशुभता के संकेत दे रहे तो वैसी स्थिति में दैनिक कार्य में सावधानी पूर्व में आरंभ की जाए कार्य का निष्पादन सावधानी पूर्वक और साथ ही साथ नए कार्य को आरंभ करने से अपने आप को रोक नए कार्य को आरंभ नहीं करने, क्योंकि नए कार्य में अशुभता के संकेत मिल रहे हैं तारों से। और इसके अतिरिक्त अशुभ तारों की स्थिति को शुभ में परिवर्तन करने का जोखिम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम हर कार्य जो करना चाहते हैं वह शुभ तक नहीं करना चाहते हैं। और यदि हम उपाय करते हैं और उपाय सफल नहीं होता है एक उस उपाय की कोई प्रमाणिकता नहीं है तो हम अशुभता हमारे लिए हो ऐसे स्थिति में जोखिम लेने की सलाह नहीं देते। हम आपसे आग्रह ही करें। ज्ञान अर्जित करना अलग है और जोखिम लेना अलग। चलिए हम आपको ले चलते हैं ताराबलम का मुख्य ये ताराबलम का जो सिद्धांत है यह 9 तारा चक्र पद्धति से के आधार पर और 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार हम ग्रहों की शुभता और अशुभता के बारे में जान सकते हैं और उससे महादशा महादशा का फल, जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों का फल, विभिन्न लोगों के
उनसे जो जिससे हम जुड़ते हैं वे हमारे लिए कितने लाभदायी होंगे वो जरूर जान सकते हैं। और नवतारा चक्र पद्धति मूलतः इस पद्धति पर है आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रीय ग्रह के फल देते हैं, ग्रह का अपना फल नहीं। इस प्रकार आप देखें तो प्रश्न उठता है कि कुल 27 नक्षत्र 9 ग्रह कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची में सूचीबद्ध की गई, क्रमबद्ध में रखा गया और ग्रहों को महादशा के क्रम केतु पहला, शुक्र दूसरा, सूर्य तीसरा, चंद्र चौथा, मंगल पांचवा, राहु छठा, बृहस्पति सातवां, शनि आठवां और बुध नौवां। अब इन ग्रहों को नक्षत्रों के साथ जोड़ने के लिए पहला हर श्रेणी को से पहला नक्षत्र जो हुआ यानी पहला 10वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को दिया। वहीं दूसरा 11वां और 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा 12वां 21वां सूर्य देव को, चौथा 13वां 22वां चंद्रदेव को और इसी क्रम में बढ़ते हुए 9 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध को दिया। और यह सूची इस प्रकार केतुदेव आपके समक्ष सूची प्रस्तुत है जो कि काफी उपयोगी। अब फलित कैसे करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। यही इसी पर पूरा नौ तारा चक्र पद्धति का आधार है और उसी पर तारा बना। तो चलिए फलित करने के लिए जिस नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ होता है हम उस नक्षत्र को चिन्हित करते हैं इस सूची से और हम देखते हैं कि उससे संबंधित ग्रह कौन, वही जन्म ग्रह हमारे हुए यानी उसी दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है। और उस दशा महादशा में जन्म होने के कारण हम अपने ये को जो दशा महादशा में हमारा जन्म हुआ होता है वहां से हमारी जन्म की गणना शुरू होती है और वही वो पहला ग्रह बनता है। पहला ग्रह कीड़ा की स्थिति में रखा गया है क्योंकि माँ के गर्भ से जो हम बाहर निकलते हैं तो दुनिया के लिए अब हम अपने लिए हमें आगे जैसे जैसे जीतेंगे हमें कुछ ना कुछ करना है। जो चैन के समय थे जो प्रोटेक्टेड थे वह अब करने इसलिए पीड़ादायक हो। पहला ग्रह पीड़ादायक, दूसरा चौथा छठा आठवां ग्रह की दिशा में बढ़ेंगे। दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह ये सुखदायक हो और वही पहला तीसरा पांचवा सातवां असुखदायी होते हैं। और इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं कि उदाहरण के लिए यदि शनिदेव के नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, वॉस अनुराधा या उत्तरापाद के नक्षत्र में जन्म हुआ है तो वहां से दूसरा ग्रह बुध बनेंगे, तीसरा केतु, चौथा शुक्र, पांचवा सूर्य, छठा चंद्रमा, सातवां मंगल, आठवां राहु और नौवां बृहस्पति। इसलिए शनि के नक्षत्र में जन्म जातक के लिए बुध, शुक्र, चंद्र, राहु और बृहस्पति ये शुभ फलदायी। वहीं शनिदेव खुद, केतु, सूर्य और मंगल ये पीड़ादायक। इसलिए अब हम जब जान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक होंगे उनकी दशा महादशा भी उसी तरह से हो सकती है। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह भी हो सकते हैं और विभिन्न व्यक्ति जो हमसे जुड़ेंगे उन नक्षत्रों में जन्मे जो अशुभ तारों के हैं अशुभ तारों के हैं तो हमारे शुभ और अशुभ फल दे सकते। इस प्रकार हम कौन सा दशा महादशा हमारे लिए शुभकारी होगा, उसकी अवधि क्या होगी, कौन हमारे लिए पीड़ादायक बाधक होंगे पीड़ादायक होंगे, ये सारी बातें हम अग्रिम रूप से जानकर शुभ दशा महादशा में शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं और शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारों की स्थिति में पीड़ादायक तारों की स्थिति में हम पीड़ा को सहने के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं जिससे वास्तविक में पीड़ा कम हो। तो इस प्रकार हम जन्म नक्षत्र से विभिन्न मान लीजिए हम कोई व्यक्ति है जो कि हम शनि के नक्षत्र में जन्मे हैं
और कोई व्यक्ति हमारे लिए बुध के नक्षत्र में जन्म लेता है और वह हमसे जुड़ता है, क्योंकि वो हमारे लिए संपद कारक है और उसे बिजनेस पार्टनरशिप यदि करते हैं तो सुखदायक हो सकता है, क्योंकि वो संपद कारक है। उसी तरह बुध के नक्षत्र में जहां बुध के जिस ग्रह में बैठे हैं, जिस भाव में बैठे हैं, सॉरी ग्रह तो ही है, जिस भाव में बैठे हैं, जिस राशि में बैठे हैं, उससे संबंधित कार्य यदि हम करते हैं, संपत्ति का लाभ करता है। तो ये रहे हमारे छोटी सी परिचर्चा, एक आपके लिए जानकारी करते हैं, तो इसलिए इस प्रस्तुति को सही, इस सूची को सहेज कर रखें और आप अपने अपने नजदीकियों का सभी का शुभ तारा, शुभ ग्रह कौन से होंगे, शुभ ग्रह कौन से होंगे, शुभ तारा कौन सा होगा, अशुभ तारा कौन सा होगा, यह पहचान और जीवन में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं तारागणों पर और देखते हैं आज का तारा क्या कह रहा है विभिन्न नक्षत्रों में जन्मी रात तक। आज का तारा 9:09 सुबह तक यह पूर्व भाद्रपद में, उसके बाद उत्तर भाद्रपद में जाता है। यदि आपका जन्म भरनी पूर्वाषाढ़ा या भरनी पूर्व फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा हुआ है, तो पहला भाग 9:09 तक वह साधक का काम करता है, उसके बाद वह न्यायधर्मी का में चला जाता है, जो कि अधिक पीड़ादायक है। इसलिए पहले भाग में आप आपके इनके लिए शुभकारी और दूसरा भाग के लिए शुभकारी है। वही यदि पुनर्वसु विशाखा पूर्व भाद्रपद में जन्मे तो पहला भाग जन्म का है और दूसरा भाग संपत्ति का है। इस तरह से हम किसी भी नक्षत्र में जन्मे जाकर अपना आज का तारा कैसा है वो जान सकते। जैसा आरंभ में कहा था, यदि आपका तारा शुभ फल दे रहा है तो आप शुभता और शुभ फल सुनिश्चित कर रहे हैं, तो आप अपने दैनिक कार्य से लेकर सभी कार्य उत्साहपूर्वक करें। लेकिन यदि यह शुभ तारा का संकेत है तो वैसी स्थिति में अति सावधान रहें दैनिक कार्यों में भी और आरंभ किए गए कार्यों को कार्य के निष्पादन में, साथ ही साथ नए कार्य का आरंभ बिल्कुल नहीं। तो ये चर्चा, थोड़ी सी चर्चा और उपाय के तौर पर कभी भी जोखिम न लें। जानकारी के लिए उपाय आप जान सकते हैं। किताबों में लिखा है कि यदि आज का तारा आपका जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी पदार्थ, विपत है तो गुड़ पदार्थ, प्रत्यय है तो नमक पदार्थ और धन है तो प्याज बहुत है, मजबूती हुई तो तुमसे कर ये करना श्रेष्ठ हो। अब हम आपको तीसरे भाग में ले चलते हैं। आज की राशि के अनुसार आज का दिन विभिन्न राशि में जन्मे जातकों के लिए क्या संकेत लेकर आया, इसे हम चंद्र फलन कहते हैं। जब भी हम आज की चर्चा करते हैं तो चंद्रमा के अनुसार ही चर्चा करते हैं। तो चंद्र फलन के अनुसार आज के संकेत कैसा है। आज मीन राशि में चंद्रमा है और मीन राशि में चंद्रमा होने के कारण वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि में जन्मे जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं। सावधानी बरतें, ईश्वर का ध्यान रखें, आपका दिन शुभ। आपका दिन शुभ हो। और अब हम आपको ले चलते हैं आगे चौघड़िया मुहूर्त। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष है और यह शुभ और अशुभ काल है। किसी भी कार्य को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य दैनिक कार्य से संबंधित हो, पूजा पाठ से हो,
या पहली बार कोई कार्य आरंभ कर रहे हैं उसके संबंधित। सूर्य ग्रहों से संबंधित कार्य में इस, या अब संक्षेप में कहें, जिस कार्य में हम उत्सुकता की अपेक्षा करते हो वो सारे कार्य। और इसलिए यह, इसकी उपयोगिता काफी है क्योंकि हर कार्य के लिए उपयोगी है। संक्षेप में आपको बता दें कि हमने अलग से प्रस्तुति इस पर भी रखी है, जो हमने आरंभ में कहा था। यूट्यूब पर चौगड़िया की उपयोगिता हिंदी में और यूटिलिटी ऑफ चौगड़िया अंग्रेजी में यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप उसे देखकर ज्ञान अर्जन कर अधिक उसकी उपयोगिता को समझकर अधिक से अधिक रूप से आप इसका उपयोग कर सकते हैं और अपने कार्यों में शुद्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। संक्षेप में बता दें कि कुल 8 चौगड़िया दिन के होते हैं, 8 चौगड़िया रात के होते हैं, किंतु सप्ताह का दिन 7 ही होता है, इसलिए 7 चौगड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौगड़िया जो आदि का चौगड़िया होता है वो अंत का चौगड़िया होगा, दिन में भी और रात में भी। इस प्रकार जो चौगड़िया का संबंध ग्रहों से हो गया और ये ग्रह के शासक एक ये दिन, इस प्रकार चौगड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से होता है और ये साप्ताहिक चौगड़िया हर साप्ताहिक दिन का स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं, इसलिए हर चौगड़िया का संबंध ग्रहों से हो जाता है और ये ग्रह विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रयोजन, विभिन्न उद्देश्य के लिए अधिकृत होते हैं, विभिन्न गतिविधियों के लिए अधिकृत होते हैं, विभिन्न आयोजनों के लिए, प्रयोजनों के लिए ये उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए चौघड़िया का संबंध ग्रहों के विभिन्न कार्य, विभिन्न जो निमित्त कार्य है और जो इनका प्रयोजन है, उपयोगिता है, उससे जुड़ जाता है और इस तरह से चौघड़िया का और उपयोगी बन जाता है। जब भी हम दिन का चौघड़िया कभी भी चौघड़िया देखते हैं तो असुर सुनिश्चित जरूर करते हैं कि कहीं अशुद्धता से तो व्याप्त नहीं है, यदि है तो उस चौघड़िया को टैप कर शेष चौघड़िया का उपयोग करो। आपके लिए बता दें, दिन का चौघड़िया स्वभावतः प्रतिदिन राहु काल, काल बेला और बाल बेला से निषेध हो सकता है और रात्रि का काल रात्रि से। जब भी इन चौघड़िया से अशुद्धता से व्याप्त हो तो उस चौघड़िया को छोड़कर शेष चौघड़िया का उपयोग। अपने अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन में सूर्य का प्रभुत्व होता है, उसी से हम दिन की गणना करते हैं। इसलिए और सूर्य देव का शनि देव से कटुता रहती। आज शनिवार है, आरंभ का चौघड़िया में शनि देव का होगा और अंत का भी चौघड़िया दिन का और रात्रि का बुध का, आरंभ बुध का समाप्त। अब आज का चौघड़िया कहें, दिन का चौघड़िया के संबंध में, दिन का चौघड़िया चूंकि सूर्य देव का प्रभुत्व रहता है और सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव में आपस में कटुता रहती है, इसलिए प्रतिदिन शनि का देव का चौघड़िया काल बेला से प्रस्तुत होता है। वही रात्रि के चंद्रमा का प्रभुत्व और चंद्रमा और उनके पुत्र बुधदेव नाराज रहते हैं चंद्रमा से, चंद्रदेव नहीं रहते, लेकिन एक माँ बेटे से कैसे नाराज है, चंद्रमा से नाराजगी के कारण बुध करे चौघड़िया लाभ चौघड़िया है, वो हर रात काल रात्रि से प्रसिद्ध होता है। अशुभता से अधिव्याप्त होने के कारण शुभ कार्यों का उसमें नहीं करना चाहिए, किंतु शनि देव का चौघड़िया दैनिक कार्य, धन अर्जन करने तरीके से, नियम के अनुसार और नियमों का पालन करते हुए ईमानदारी से धनोपार्जन किया जाए, उसमें ये मददगार होते हैं, उनके लिए उपयोगी होते हैं। चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज शनि का चौघड़िया हमेशा विशेष हुआ करता है, तो आज का चौघड़िया देखें। आज का चौघड़िया शनि देव के चौघड़िया से आरंभ है, शनि देव के चौघड़िया से समाप्त है
और ये दोनों चौघड़ियां कालबेला से ग्रसित है। इसलिए चौघड़े जो अशुभता की है, आज शनि को ज्यादा हुआ करती है। दूसरा, राहु काल 9:10-12 से 10:32 तक है, तो वह राहु काल से ग्रसित है, रोग चौघड़िया। और लाभ चौघड़िया जो दिन का है वह 1:10 अपराह्न से 2:29 तक वारवेला से ग्रसित है। रात्रि का चौघड़िया देखिए, लाभ चौघड़िया जो 5:07 आदि का चौघड़िया है, और फिर भोर का 4:54 से 6:34 है, और काल रात्रि। इस प्रकार आज ज्यादा चौघड़िया अशुभता से निकाल। किंतु दैनिक कार्य, धन अर्जन करने वाले हेतु कार्य या दैनिक वृत्ति से संबंधित कार्य, यह इसके लिए अशुभता नहीं। बुध का चौघड़िया दिन का भी अशुभ है और रात का भी। तो ये रहे आज के चौघड़िया के संबंध में छोटी सी प्रस्तुति। अब आपको अंतिम भाग में हम लेकर आए, वो है अंक ज्योतिष से संबंधित जानकारी। अंकों के अंक में हम जब लिखते हैं और अंक ज्योतिष में अंकों को न पहचाने, अंकों को सही उपयोग न कर पाए और हमें नुकसान हो, यह सस्ता भी नहीं है और बहुत आसान है सीखना। यह कहना कि अंक ज्योतिष बहुत कठिन है, ऐसा नहीं है। 1 से 9 तक अंक तो ही होते ही है। 1 से 9 अंकों को जानना, पहचानना, उसको समझना, उसे याद रखना और फिर उसका उपयोग करना कठिन नहीं है। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक ही अंक प्रयोग होते हैं, और 1 से 9 के अंकों के बीच में देखें तो 5 अंक जो होता है मध्य का अंक होता है, यानी संतुलन का कार्य करता है, शक्तिशाली होता है, केंद्र का होता है। और इन अंकों में जब भी अंक ज्योतिष का सूत्र है कि जब भी एक कोई भी अंक, दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष होता है, तो वैसी स्थिति में उन अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं। शून्य को गणना में नहीं दिया था, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और ये जो 1 से 9 तक अंक है, इनके शासक ग्रह अलग अलग है। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि, 9 के मंगल। और एक इन ग्रहों का अलग अलग गुण होता है, एक अलग अलग इनके तत्व होते हैं, अलग अलग ऊर्जाएं होती है। इसलिए हर अंक के अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग गुण, और इन गुणों से ही अंकों की दुनिया में इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, विशेष नाम से पुकारा जाता है। एक को राजा से, सरकार से, या नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए बॉस से, उनके उच्चाधिकारी से। 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से, कल्पना में रखने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से। 5 राजकुमार से, 6 को मंत्री से या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु या ऐसा व्यक्ति जिससे भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो, और 8 समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर, चाकर और न्यायाधीश। 9 को सेनापति से, पुलिस से, डॉक्टर से और ब्लड से। इन नामों से जाना जाता है। और अगर आप नाम से, इन नामों से जाना जाता है, आप अगर नाम में दोनों को तालमेल करके देखें तो मित्रता, शत्रुता आपको नजर आ जाएगी। उदाहरण स्वरूप 1 और 2 का संबंध बहुत अच्छा होगा, राजा और रानी का। 1 और 2 और 3 का संबंध, राजा को गुरु से संबंध है, इसलिए वह अच्छा संबंध होगा। लेकिन रानी को गुरु से क्या संबंध होगा, इसे तटस्थता का होगा, कटुता तो नहीं है। किंतु 2 और 4 का संबंध, रानी को झूठ बोलने वाले व्यक्ति से, झांसा में रखने वाले व्यक्तियों से डर लगता है, इसलिए दुश्मनी की अति शत्रुता। वही आगे चले, 1 और 8 का संबंध शत्रुता का होगा, क्योंकि एक राजा, सरकार
दूसरा अधीनस्थ कर्मचारी, न्यायालय, सरकार और न्यायालय में चुनी रहती। उसी तरह से आधार अंकों के बारे में आप जान सकते हैं। हम विस्तृत चर्चा, थोड़ी सी विस्तृत चर्चा शत्रुता की अगले प्रस्तुति में करेंगे, इसी प्रस्तुति। और हम जब जन्म लेते हैं तो अंकों के अंक, हम जब जन्म लेते हैं कुछ अंक हमें उपहार में मिलते हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक होते हैं, और ये हमें उपहार में जो मिलते हैं वो जन्म तिथि के रूप में मिलते हैं। इसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि और माह 2 अंकों का होता है, 1 या 2 अंकों का हो सकता है, और वर्ष 4 अंकों। इसे परिवर्तित करते हैं एक अंक में, और वो बनकर हमने रखा है 27/12/1965 एक तिथि दी है। यह तिथि हमने गूगल से ली है, जिसकी जन्म तिथि, जिनकी एक किसी प्रख्यात व्यक्ति का, जिनका जो है जन्म तिथि आज। तो 27/12/1965 हमने एक उदाहरण के रूप में जन्म तिथि लिया है, और इसे एक अंक में परिवर्तित किया है। तो तिथि का एक अंक 9 होता है, माह का 3 होता है, और इनके वर्ष का भी 3 होता है। कुल मिलकर 15 होता है, और उसे भी जब एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो 6 होता है। तिथि जो होता है, जन्म तिथि, वह हमारे आंतरिक व्यक्तित्व को दर्शाता है, इसलिए इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है। हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता है, हमारी विशेषताओं को दर्शाता है, और इसलिए इसे मूलांक कहा जाता है, और बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। वही तिथि, माह और वर्ष जो होते हैं वह हमारे भविष्य की तरफ, दोनों तीनों का जो हमारे भविष्य की तरफ इशारा करता है, इसलिए इसको भाग्यांक कहते हैं, और बोलचाल की भाषा में कंडक्टर। अब आप खुद बताएं, बस अगर जा रही हो और ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्रता नहीं हो, शत्रुता हो, तो आरंभ से ही बस पर चलना मुश्किल होता है। एक दूसरी स्थिति बनती है कि बस पर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में मित्र हो, किंतु किसी पड़ाव से ऐसे लोग सवार हुए जो ड्राइवर कंडक्टर किसी का शत्रु हो, तो वैसे किसी का भी, एक का या दो का, दोनों का, तो वैसी स्थिति में भी वहां से बस में बात को चलने में बाधा हो। तो इसलिए वह हमारे जीवन में भी लागू होता है। हमारे मूलांक या भाग्यांक आपस में शत्रु हो जाए तो जीवन स्ट्रगल में चलता है, कठिनाइयों से आरंभ, कठिनाइयों में ही जन्म लेते हैं, और वहीं से दिन हमारी कठिनाई भरा होता है। वही दूसरी परिस्थिति होती है जब हम कोई अंक ऐसा ले आए, क्योंकि ये अंक जो आपके समक्ष है, मूलांक, भाग्यांक, या उससे संचित होने वाले अंक, वे स्टैटिक होते हैं, स्थिर होते हैं, बदलते हैं। लेकिन हम जो अंक अर्जित करते हैं वह बदल सकते हैं, और बदलते ही मोबाइल अंक, मोबाइल का, गाड़ी संख्या, आदि आदि, पासवर्ड, ये सभी बदलते हैं। तो मूलांक और भाग्यांक हमारा शत्रु नहीं होना चाहिए, पहला शत्रु। पूरा अंक ज्योतिष इसी मूलांक और भाग्यांक के विपरीत होता है। मूलांक और भाग्यांक, और मूलांक 9, भाग्यांक 6। मूलांक हमने जो बताया था कि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है, वही यदि हम तिथि और माह को जोड़कर एक अंक में परिवर्तित करते हैं तो वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। और जो ग्रह, जो अंक हमारे उपलब्ध नहीं है, वे उसकी ऊर्जा, उससे तत्व संबंधित तत्व, उससे संबंधित गुण की कमी हमें पाई जाती है। और कुछ अंक ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा, 2 से ज्यादा होते हैं। वैसे अंक होने पर हमारे शरीर में या हमारे वास्तु में उस अंक से संबंधित असंतुलन होता है। 2 से ज्यादा बार जब अंक होते हैं,
किंतु अगर, और यही अंक ज्योतिष का काम है कि मूलांक और भाग्यांक के भी शत्रु है, तो ऐसे अंक को व्यवस्था करना जो दोनों के मित्र हो जाए, ताकि मूलांक और भाग्यांक में संतुलन, और वह हमें बनाना पड़ता है, अर्जित हमको करनी पड़ती है, क्योंकि जो ईश्वर ने दिया वो हम तो उससे उसके अंक के अनुसार मूलांक और भाग्यांक में सत्यता होगी। तो ऐसा अंक हम कहाँ से लाए, इसकी चर्चा बस आप सोचते रहे वो अंक कौन सा होगा और कहां से लाए। हमने चर्चा की थी कि अंकों की कमी की अनुपलब्धता जो इस जातक का जन्म है, हमने आपके समक्ष दो सारणी रखी। एक सारणी परमानेंट है, यानी सभी अंक उसमें भरे हुए हैं और उसके गुण भी लिखे हुए हैं उस प्लेन के। उदाहरण स्वरूप 4 9 2 के सभी अंक है तो जातक इंटेलिजेंट होगा, 3 5 7 है तो इमोशनल होगा, 8 1 6 तो प्रैक्टिकल होगा, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को दर्शाता है, 4 9 2 उसके इंटेलिजेंसिया को दर्शाता है, 3 5 7 उनके इमोशनल इमोशनल लेवल को दर्शाता है, और 8 1 6 इसके प्रैक्टिकलिटी एस्पेक्ट को दर्शाता है। वही अगर वर्टिकल में जाए तो 4 3 8 थॉट प्लेट को दर्शाता है, 9 5 1 विल पावर प्लेट को, और 2 7 6 एक्शन प्लेट। ये जातक बहुत ही लकी है, क्योंकि इसके सभी अंक भरे हुए, केवल एक बॉक्स खाली है 4, और कोई भी अंक 2 से ज्यादा बार नहीं आए। ये बहुत ही बैलेंस्ड व्यक्ति है, और इसके ये बहुत ही सफल व्यक्ति हो। चलिए, अब आप आपको, हम जब भी अंक लेते हैं तो बॉक्स में अपना रखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अंक को एक एक बार रखा जाता है, जैसे जैसे सूची बनती है, और इस अंक को रखकर हम यह देखते हैं कि यह अंक कैसे बनता है और ये बॉक्स कैसे भरता है, और उसी से जितना बॉक्स भरता है उसकी वो जो लेवल है, मान लीजिए 4 9 2 में 4 खाली है, यानी 3 बॉक्स में से 2 बॉक्स भरे हुए, तो वह 66% है। इस जातक का 4 मिसिंग है, इसलिए जो इंटेलिजेंट लेवल है वह 66% है, और थॉट प्रोसेस यह भी 66%, प्रैक्टिकल 100%, इमोशनल 100%, विल पावर इसका 100% है, और एक्शन प्लेन भी 100% है। ये हमेशा एक्टिव है। अब अब आया प्रश्न, फिर वापस हम आपके प्रश्न पर जो हमने छोड़ा था जहाँ, कि मूलांक और भाग्यांक को संतुलन करने के लिए क्या करें। तो सबसे पहले मिसिंग अंक को देखेंगे, कौन सा अंक मिसिंग है, क्या उसे व्यवस्था कर सकते हैं, या ऐसा अंक जो दोनों का मित्र हो। तो इस जातक का देखें, मित्र हो सकता है 1 5, एक जातक का उपलब्ध 2 बार है, आ चुका है, तीसरा बार अगर कोशिश करते हैं तो अंत असंतुलित होने की कोशिश करता है, 5 एक ही बार आया है, और 5 सभी के मित्र होते हैं, बीच के अंक है, इसे एक शत्रु ने इसलिए 5 किया जा सकता है, लेकिन लायन कहां से, हमको लाने के लिए सबसे पहले पहचानना होगा शत्रु के अंक को, और वह सोर्स कहाँ होगा जहां से लाएंगे। तो वह सोर्स होता है धरती पे आने के बाद जो हमारे ईश्वर हुए, माता पिता और दादा दादी नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स जो हुए, ये जो नाम दिए हमको, उसी नामांक को, चूंकि लंबी उसकी आयु होती है, वह कभी खत्म नहीं होता, तो उस नामांक को हम लेते हैं। और वह नामांक, आप कहेंगे कि नाम में तो अक्षर होता है, अंक कहां से आया। यहाँ हर अक्षर के अंक के मूल्य होते हैं, और नाम में जो अक्षर आए हुए हैं, प्रयुक्त हुए हैं, उनको, उनके अक्षरों को अंक के मूल्य में परिवर्तित करके उनको जोड़कर, और तब उसको हम उपयोग करते हैं। यहाँ एक और सूचना, कि नाम का जो पहला अक्षर होता है
वह काफी ऊर्जा देता है। जैसे जैसे नाम का अक्षर आगे आगे बढ़ते जाता है, उसकी ऊर्जा घटती जाती है। इसलिए कभी भी हम ग्रुप में जब रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, नाम पुकारा जाता है, तो नाम का पहला अक्षर जैसे ही पुकारा गया, चेतना हमारी उभर जाती है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि नाम पूरा पुकारा भी न जाए और हम उत्तर देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। इसलिए नाम का जो पहला ये है, वह भी ऊर्जा अधिक देता है, और वह भी पूर्णांक भाग्यांक का शत्रु न हो। तो ये देखिए, आज जो जन्मतिथि है जिसकी, वे हैं, सबको मालूम है, सलमान खान। इनका एस से नाम शुरू होता है, तीन इनके पूर्णांक बनते हैं, तीन नाम का पहला अक्षर दे रहा है और पूरा अंक भी तीन दे रहा है। अब इसमें देखेंगे ये मूलांक और भाग्यांक का शत्रु है या नहीं, और यही उनकी कुछ क्षेत्रों में असफलता का कारण भी है। अब इनका देखें मूलांक और भाग्यांक, मूलांक था 9, भाग्यांक 6, और बाहरी व्यक्तित्व 3। एंजल नंबर निकाला जाता है, जो हमने पहले दिखाया है, वह इनका एंजल नंबर बनता है 8। एंजल नंबर वर्ष को जोड़ करके निकाला जाता है, वर्ष का एक अंक होता है 3, और पुरुष के लिए 11 में से उस अंक को घटा देते हैं, 11 में से 3 गया 8, और महिला के लिए 4 उसमें जोड़ देते हैं। अगर महिला का लिए जब तिथि होती तो 7 बनता, पुरुष के लिए 8 बनता। तो एंजल नंबर 8, 9 और 6, 8, 3 आदि अंकों को देखेंगे, क्योंकि 3 इनका ज्यादा बन रहा है। नाम का पहला अक्षर भी 3 दे रहा है, नाम का नामांक भी 3 दे रहा है। 3 पहले से उपलब्ध है, 2 बार आ चुके हैं, नहीं, 3 एक ही बार आया है। और अब आप चलते हैं, देखते हैं शत्रु अंक। तो शत्रु अंक देखिए, 1 के 8, 2 के 4, 6, 8, 9, 3 के 6, 4 के 8, 9, 4, 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3, 9, 7 के 7, 9, 3, 8 के 1, 2, 9, 4, 8, 9 के 6, 4, 2, 8, 9। यानी इनका जातक का जो मूलांक है 9 बनता है। 9 के शत्रु है 6, 4, 2, 8, 9। तो मूलांक और भाग्यांक आपस में शत्रु हैं, क्योंकि भाग्यांक इनका 6 है, और 6 के शत्रु होते हैं 3 और 9 इनका। इसलिए भाग्यांक के अनुसार इनका जो मूलांक है वह भी शत्रु अंक है, और साथ साथ नामांक जो इनका जा रहा है वह भी शत्रु अंक है। इसलिए इनकी सारी उपलब्धियों के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये किसी मोर्चे पे थोड़ी असफलता हो हो रही है। इनका मोबाइल नंबर क्या है ये हमें नहीं मालूम, क्या ऊर्जा दे रही है, क्या अधिकार, उससे क्या, कौन सा अंक असंतुलित हो रहा है, या कौन सा अधिक को बढ़ा रहा है, ये हम नहीं जानते, क्योंकि मोबाइल अंक इसमें नहीं दिया गया, मोबाइल में दिया जाता है। ये सभी चीज जो हम उपयोग करते हैं उस अंकों को लेते हैं। तो इस तरह से अंक, ज्योतिष में अंकों को हम जैसे संचालन करते हैं, अंकों को समझते हैं, और कौन सा अंक इनके, अगर हम जान जाए ये इस जातक के, जब भी 6, 4, 2, 8, 9 का कोई अंक लेके आएंगे, साथ साथ 3 भी जुड़ेगा, क्योंकि 6 के लिए 3 शत्रु है। इस पूरी सूची को देखें यदि, तो कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। एक म्यान में एक ही तलवार, 4, 4 के, 7, 7 के, 8, 8 के, और 9, 9 के। ना, सामान्यतः क्या होता है, मूलांक अगर एक है, भाग्यांक एक है, तो दोनों में आपस में बहुत अच्छा संबंध होगा, एक और एक, किंतु एक ज्यादा बड़े नहीं। उसी तरह दो, दो दो अच्छा संबंध होगा, लेकिन दो ज्यादा होता है, फिर ज्यादा इमोशनल होता है, ज्यादा हो जाता है, जो कि आगे जाकर के नुकसानदायक हो। इसी तरह से 3, 3 अगर हो, ज्यादा हो जाए, तो अपने आप को ज्ञानी समझता है, घमंड होता है। 4 खुद ही इल्यूजन का कारक है, झूठ का कारक है।
इस तरह से सभी अंकों के बारे में हम समझ सकते हैं कि कौन कौन से अंकों के गुण हैं और उनके हमें कौन सा अंक को यूज या उपयोग करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। आपके समक्ष कुछ एक सूची और है जो हर अंक का अक्षर, शत्रु अक्षर आपके समक्ष है। यह हमने अंकों के आधार पर ही निकाला है, क्योंकि अंक अगर 8 अंक है तो उसका शत्रु, उसका जो संबंधित अक्षर है वह एफ और पी है, यानी एफ और पी से आरंभ होने वाले नाम का पहला अक्षर 8 होगा, 8 देगा। उसी तरह से सारी सूची हमने क्रमबद्ध की है आपके उपयोग के लिए, ताकि कोई भी नवजात शिशु का किसी का भी नाम अगर करण करे तो वह पहले देख ले, वह उनके मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अक्षर न हो। इस तरह से यह प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होने को है, और हम आगे बढ़े इसके पूर्व एक छोटा सा बात आपके ज्ञान के लिए, पर्सनल ईयर को कैसे कैलकुलेट करें। अभी पूरी चर्चा चलती है 2026 कैसा बीतेगा, आने वाला साल कैसा बीतेगा। ये सभी आपके अंकों पर आधारित है। यह सामान्य है, देश के लिए हो सकता है, जनरल हो सकता है कि कैसा बीतेगा। एक चूंकि एक आ रहा है 2026 का साल का एक टोटल होता है, इसलिए अधिकांश लोगों का जिनके मूलांक का भाग्यांक 1 है वे अपने आप को, ईगो को कंट्रोल करके रखें। इस तरह से वो कर सकते हैं, लेकिन आपका पर्सनल ईयर जो दे रहा है वो असली फल देगा। तो पर्सनल ईयर को निकालें कैसे। आपका जो जन्मतिथि है उसमें से वर्ष को निकाल दीजिए, वर्तमान वर्ष को जोड़ दीजिए और उसे जोड़कर देखें 4 चीजें, मूलांक का भाग्यांक, साथ में आपका रनिंग एज, वह कौन सा अंक दे रहा है, और वर्तमान वर्ष को जब जोड़े तो वह कौन सा अंक दे रहा है। इस व्यक्ति के लिए यदि आप देखें तो 3 इनका पर्सनल ईयर दे रहा है, रनिंग एज 7 दे रहा है, और रनिंग एज इनका 7 है, साथ ही साथ मूलांक और भाग्यांक 9 और 6। 6 के लिए 3 शत्रु हैं और 7 के शत्रु नहीं है किसी। 7 के लिए देखिए, 7 के शत्रु 7 9 3 बनते हैं, लेकिन 7 अंक शत्रु नहीं है, ठीक है, केवल 7 अपने का शत्रु। तो वैसी स्थिति में इनके जो साल है ये थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लेकर के थोड़ा रहेगा, खट्टा मीठा स्वाद के साथ, क्योंकि जो इनका भाग्यांक दे रहा है वह 3 दे रहा है। और इसी से हम ये निकालते हैं मूलांक से, खास करके 9 3 में आपस में संबंध बहुत अच्छे हैं, 9 7 के संबंध अच्छे हैं, लेकिन भाग्यांक जो हुआ कर्म के क्षेत्र में कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि भाग्यांक शत्रु है। इसी के साथ आज के अंक विभिन्न तिथियों को, किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए क्या लेकर के आए। 3 अंक गुरु का, बृहस्पति का, बृहस्पति जीव कारक ग्रह, किसी से शत्रुता नहीं, लेकिन एक से शत्रुता रहती है, वह है शुक्रदेव से। शुक्रदेव भी ज्ञान के कारक, बृहस्पति देव भी ज्ञान के कारक, दोनों एक दानों के, एक गुरु के, एक एक देवता के गुरु, एक दानों के गुरु, इसलिए दोनों में कटुता रहती है। और यही वजह है कि ये सभी अंक मित्र अंक है, लेकिन 6 के साथ शत्रुता 3 के लिए बनी रहती है, और 6 के 3 के साथ। इसलिए आज विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक जो कहे सभी के लिए शुभ दिन है। 1 10 19 28 को जो जन्मे हो जातक उनके लिए अति शुभ, क्योंकि गुरु राजा के साथ बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत ही राजा डिपेंडेंट होते हैं उन पर, इसलिए आपस का संबंध काफी अच्छा है। वही शेष से मित्र है, तटस्थ केवल 4 अंक से, इल्यूजन जो कारक है, झूठ बोलने वाला, उसके शत्रु नहीं है लेकिन तटस्थ है, 4 13 22 21 जन्मी जातक है। इसलिए कहा जाता है जिसे ज्ञान होता है वो बहुत ज्यादा नहीं सोचता, इल्यूजन में नहीं रहता, 4 से उसको भटकने नहीं होता 4 अंक को। तो 4 अंक वाले के लिए आज दिन सामान्य रहने के लिए होता है, जिनका जन्म 4 13 22 21 को हुआ है, जिनका 1 10 19 28 को हुआ है,
उनके लिए बहुत अच्छा दिन। 4, 13, 22, 31 तारीख को जन्म जातक के लिए साधारण दिन। 6, 15, 24 तारीख को जन्म जातक के लिए अच्छे दिन नहीं है, संकेत अच्छे नहीं है, और शेष अंक के लिए बहुत अच्छे दिन। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ हो। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रस्तुति में यदि कोई आप सुझाव देना चाहते हैं जिस प्रस्तुति को और उपयोगी बनाने के लिए, तो आपका सुझाव आमंत्रित है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी साबित होगा। फिर भी आपका सुझाव अपेक्षित है ताकि इस प्रस्तुति को और बेहतर बना सके। यह हमारी निरंतर प्रक्रिया है। यदि आप प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को न दबाएं, नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तक शुभेच्छा, ताकि उनके जीवन में सुखता आ सके, वे भी ज्ञान अर्जन करके अपने जीवन में सुखता ला सके। और इसके पूर्व हम आपसे विदा लें। हम कामना करते हैं शनिदेव से, श्री राम से और उनके भक्त श्री हनुमान से कि हम आपका दिन आज का शुभ हो, उनकी असीम कृपा पर बनी। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।